Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय कौन कौन से कंपोनेंट्स काम में आते हैं। ठीक, चलिए लेक्चर शुरू करते हैं फिर। ये आपके सामने एक सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने से पहले एक मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ चीज बताना चाहता हूं, एक बार सुन लो, आपके काम की है। देखिए, हमने क्या किया, हमने कहा एक सेल है, उसको रेस्पिरेशन करना है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में लेके गए और क्या किया? पायरुविक एसिड बनाया, पायरुविक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमने कहा अब ये जो सेल है, हमारा जो सेल है जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, वो सेल जो है वो क्या करने वाला है? रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय चलने वाले तीन क्रूशियल इवेंट्स कौन कौन से हैं? लिंक रिएक्शन, आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या? लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, और फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा सेल ऑर्गेनल बनाया है? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस तो सेल के साइटोप्लाज्म में हो जाता है, राइट। याद करो, फिर पायरुविक एसिड जो बनता है ग्लाइकोलाइसिस के समय, उसे हम कहाँ लेके आते हैं? लिंक रिएक्शन के समय मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल में। ठीक, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, या आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस को हम कहते हैं पीएमएस। ये आपका इनर मेम्ब्रेन, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, बीच वाला जो स्पेस है उसे हम कहेंगे पीएमएस। इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो बहुत सारे ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। ये देखो, ये जैसे ये इनफोल्डिंग हुआ, ये इनफोल्डिंग, ये क्या है? इनफोल्डिंग। इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो बहुत सारे इनफोल्डिंग्स को बनाते हैं, गिव राइज टू लॉट्स ऑफ इनफोल्डिंग्स। कौन? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है उन इनफोल्डिंग्स का? क्रिस्टी, CRISTAE। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको। और अंदर में जो ये पूरा पार्ट है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये पूरा पार्ट, अंदर वाला पार्ट, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है? लिंक रिएक्शन होता है प्लस क्रेब्स साइकिल होता है। आपको अच्छे से याद होगा, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के समय क्या बनता है? कहोगे आप सर, NaDH2 बनता है और FADH2 बनता है। ठीक है, लिंक रिएक्शन के समय, क्रेब्स साइकिल के समय NaDH2 बनता है। क्रेब्स साइकिल यानी कि बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, बहुत सारे हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है? आप बोलोगे सर NAD प्लस। NAD प्लस प्लस हाइड्रोजन, तो क्या मिल गया हमें? NaDH2। ठीक है, NaDH2। तो क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के समय जब ऑक्सीडेशन होता है यानी हाइड्रोजन का रिलीज होता है, तो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कौन? NAD प्लस। NAD प्लस प्लस H2 क्या मिल गया? NaDH2। तो बहुत सारे NaDH2 बनते हैं लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के समय, और हमें पता है यही NaDH2 आगे काम आते हैं कहाँ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, बोले तो ETS में, जिसका एक और नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो ETS है ना, हमें याद है जब हम लिंक रिएक्शन पढ़े थे, क्रेब्स साइकिल पढ़े थे, तो वहां पे कहीं पे भी ATP उतना ज्यादा नहीं बन रहा था, ज्यादा ATP नहीं बन रहा था, वहां ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा था। क्रेब्स साइकिल को हम मेन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन का रिलीज होता है, और उन्हें एक्सेप्ट कौन करता है? NaDH2। अब जितना ज्यादा NaDH2 बना है, उतना ज्यादा NaDH2 ETS में जाएगा, और ETS में फिर उतना ही ज्यादा ATP बनेगा उन NaDH2 को यूज करके। जो NaDH2 का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये कहाँ? ETS में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। देखो, ये जो NaDH2 है हमारा, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के समय बना है, लिंक रिएक्शन के समय बना है। क्रेब्स साइकिल को मेन प्रोसेस क्यों काम है एरोबिक रेस्पिरेशन का? क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है, बहुत ज्यादा NaDH2 बनते हैं, और ये NaDH2 आगे ETS में काम आते हैं और हमें ATP मिलता है। अब ये जो NaDH2 है ना, ये जो, अरे क्या हो गया, हाँ, ये जो NaDH2 है ना, ये देखो, ये वापस किस में जाएंगे? कन्वर्ट होंगे, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और ये NaDH2 वापस से NAD प्लस में बन जाएंगे, और वापस से NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब NaDH2 से आप हाइड्रोजन को निकालोगे, हमारा हाइड्रोजन, तो आपको फिर NAD प्लस मिलेगा, राइट।
आपने क्या किया, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के समय NADH2 मिला आपको, ऑक्सीडेशन कराया, फिर जब यही एक NADH2 है और जो FADH2 है यही ETS में काम आने वाले, तो आप क्या करोगे, आपको NADH2 का हाइड्रोजन चाहिए, तो इसमें से जब आप हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वापस से NAD प्लस मिलेगा आपको। अब ये जो हाइड्रोजन निकला है, आपको पता है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इतना तो बेसिक हमें अच्छे से पता है, ठीक। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये जाता है कहाँ, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। और जो प्रोटॉन है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन PMS में आ जाता है, PMS में। फिर से सुनो, NADH2 था, इसमें से हाइड्रोजन निकला, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया तो वापस से NAD प्लस बन जाएगा, NADH2 कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, क्योंकि NAD प्लस में जब H2 आया था तो आपको NADH2 मिला था। अब इसी NADH2 में से आप माइनस कर दो H2 को तो आपको वापस से NAD प्लस मिल जाएगा ना, ठीक है। तो H2 आपने निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया तो वापस NAD प्लस मिला आपको। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन चला जाएगा, ठीक है, PMS में। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ऑन द इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन जाता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूरा ऐसे करके पूरा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ETS में एक प्रोटीन है, क्विनोन प्रोटीन, ठीक है। आपको पता है जब मैं आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस, तब मैंने एक प्रोटीन की बात की थी, प्लास्टोक्विनोन प्रोटीन। क्विनोन याद करो, क्विनोन शब्द, प्लास्टोक्विनोन, तब हम क्या कर रहे थे, PQ, जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था। अब ये क्विनोन का काम क्या होता है, ये मैट्रिक्स से एक प्रोटॉन को लेता है और क्या प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है और उस प्रोटॉन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन लाके छोड़ देता है, तो ये क्विनोन है। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेस्पिरेशन के समय माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ रहे हो तो ये जो क्विनोन है इसे आप कहोगे यूबी क्विनोन, यूबी क्विनोन, ठीक है। और जब हम फोटोसिंथेसिस के समय लाइट रिएक्शन में जो पढ़ रहे थे वो था प्लास्टोक्विनोन, याद आ रहा है ना, प्लास्टोक्विनोन। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्विनोन प्रोटीन है, जैसा कि मैंने कहा यूबी क्विनोन है, क्विनोन का काम क्या है, प्रोटॉन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन पंप करेगा, प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। तो ये एक मैट्रिक्स से प्रोटॉन को लेता है और उसे अगेन PMS में लाके छोड़ देता है। अब आप देखो मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के जो प्रोटॉन है वो जा रहे PMS में, तो आप बताओ मैट्रिक्स में प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कम, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन, और PMS में प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, प्रोटॉन, फिर से मैंने यहाँ प्रोटीन लिख दिया यार, प्रोटीन प्रोटॉन होगा, यहाँ आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे E के जगह O कर दो, यहाँ पे मैंने प्रोटीन ग्रेडियंट लिख दिया ना, गलत है, यहाँ पे एक्चुअली प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। मैं जब आपको नोट्स दूंगा तो मैं सही करके आपको दूंगा, ठीक है। तो जब आप इसका PDF पढ़ोगे वहाँ पे आपको ये प्रोटॉन ग्रेडियंट मिलेगा, मैंने गलती से यहाँ प्रोटीन ग्रेडियंट लिख दिया। तो PMS में प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, मैट्रिक्स में कम हो गया प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन, क्योंकि देखो यूबी क्विनोन ने प्रोटॉन को लेके पंप कर दिया बाहर या PMS के तरफ। ये जो NADH2 से जो हाइड्रोजन निकला था उसका प्रोटॉन भी कहाँ आ गया, PMS में, इलेक्ट्रॉन तो चला गया खैर ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाएगा। तो प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन PMS में ज्यादा, मैट्रिक्स में कम, ठीक, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। अब आपको पता है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटता है तो हमें ATP मिलता है। आप ये चीज जानते हो, फोटोसिंथेसिस के समय आपने पढ़ा था, याद करो, जो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड के अंदर जो वहां पे थाइलाकॉइड में आपका वो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था, याद है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था और जब वो प्रोटॉन बाहर निकल रहा था तो ATP फॉर्म हो रहा था, ऑक्सीजोम प्रोटीन, ऑक्सीजोम पार्टिकल, याद आ रहा है। अरे पुरानी चीजें आपको अच्छे से याद नहीं लगता है, सुनो अब सुनो। तो यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अब ये जो प्रोटॉन है ना, मैं आपको याद दिला देता हूँ, भूल गए कोई दिक्कत नहीं, मैं किस लिए हूँ, यहाँ पे प्रोटॉन है। अब ये जो प्रोटॉन है ना, याद करो, ये जो इनर मेम्ब्रेन है हमारा, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, इस पे ऑक्सीजोम प्रोटीन होता है, ऑक्सीजोम पार्टिकल, एक F0 और एक F1, इसी तरीके का ऑक्सीजोम पार्टिकल आप याद करो, आप क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पे भी आपने देखा था, जब F0 प्रोटीन से, F0 से जब
यहाँ से प्रोटॉन ऐसे पास होता है तो F1 को भनक लगता है और F1 के ऊपर ATP का सिंथेसाइज हो जाता है, ATP सिंथेसाइज हो जाता है। याद आ रहा है? अरे ये जो हमारा प्रोटॉन है ना, जो PMS में या प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, अभी प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा क्योंकि बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ प्रोटॉन जाने का कोशिश करेगा। तो ये जो प्रोटॉन है, देखो ये प्रोटॉन यहाँ से ऐसे चल के आया और यहाँ से ऐसे प्रोटॉन गया, और जैसे F0 से यहाँ से ऐसे फिर अंदर आ गया, F0 से होते हुए, F0 जो कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे जो F0 है, F0 से जब ये वापस मैट्रिक्स में आएगा प्रोटॉन, ठीक है, तो F1 को भनक लगेगा, F1 क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे प्रोटॉन अंदर आया यहाँ पे ATP का सिंथेसाइज हो जाएगा, ATP सिंथेसाइज हो जाएगा, ADP से ATP बन जाएगा। कब? जब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, बहुत सारे प्रोटॉन PMS में आ गए, अब यहाँ ज्यादा प्रोटॉन, तो ज्यादा से सब कम की तरफ, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है, तो PMS से मैट्रिक्स की तरफ प्रोटॉन जाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो ये प्रोटॉन जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये ऐसे गया 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 गया, F0 से होते हुए अंदर की तरफ मैट्रिक्स में प्रोटॉन चला गया। जैसे ही प्रोटॉन अंदर की तरफ आया मैट्रिक्स में, क्या हो गया, F1 पे ATP सिंथेसाइज हो गया। तो इस तरीके से देखो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में बनने वाला जो NaDH2 उसका जो हाइड्रोजन है वो किस तरीके से ATP को सिंथेसाइज करने में मदद कर रहा है। क्रेब्स साइकिल को हम मेन प्रोसेस क्यों कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का? क्रेब्स साइकिल के समय तो ज्यादा ATP बनता नहीं है, लेकिन NaDH2 तो ज्यादा बनता है, FADH2 भी बनता है। NaDH2 तो ज्यादा, अब जितना ज्यादा NaDH2 बनेगा उतना ज्यादा NaDH2 का काम आएगा ETS में, और ETS से फिर हम क्या करेंगे, ATP बनाएंगे। आपको पता है एक NaDH2 का मॉलिक्यूल 3 ATP बनाने में सक्षम है। कैसे? वो आगे हम जब ETS पढ़ेंगे डिटेल में, भी तो मैं आपको बोला ना ब्रीफ छोटा एक आइडिया दे रहा हूँ, जब ब्रीफ हम डिटेल पे पढ़ेंगे ETS तो वहां पे आप देखोगे एक NaDH2 से 3 ATP बन रहे हैं। ठीक, अब ये जो हमारा प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो है ये रहा, ठीक है, ये हमारा यही वाला प्रोटॉन है, ठीक है, जो यहाँ PMS से होकर आया था। ये जो प्रोटॉन है ना, इसको एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ये वही ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, तभी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नाम है, क्योंकि अभी तक हमने लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में तो कहीं पे ऑक्सीजन नहीं सुना, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है ऑक्सीजन काम आता है। ये ऑक्सीजन यहीं पे काम आता है, ये देखिए ये रहा ऑक्सीजन, जो प्रोटॉन अंदर आया था ये जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करता है, और ये जो ETS के समय जो इलेक्ट्रॉन था जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ट्रांसपोर्ट होते 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 इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कौन करता है, यही O2 जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट था, और बन जाता है क्या, H2O, वाटर बन जाता है। तो हमारा ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ETS में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसका फाइनल उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, फाइनल एक्सेप्टर हमारा ऑक्सीजन है O2, और यही प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा, जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट से ये F0 से होते हुए आया था ना, और फिर वाटर मिल जाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी है एरोबिक रेस्पिरेशन के समय, यहीं पे ये ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो हम सांस लेते हैं, सांस लिए, ऑक्सीजन था वो हमारे लंग्स में आया, फिर ब्लड में होते हुए हार्ट के पास गया, अब हार्ट उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाएगा, और जितने भी सेल है सारे सेल में ऑक्सीजन जाएंगे, यानी कि सारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो ETS के टाइम पे इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। अब अगर सोचो मैं आपका नाक बंद कर दूं, मुंह बंद कर दूं, ठीक है, आप सांस नहीं ले पाओगे, आपके बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन था वो गड़बड़ा जाएगा, राइट। कुछ भी एक चीज को आप छेड़छाड़ दोगे ना, सपोज ऑक्सीजन का डिमांड काट दोगे, डिमांड ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन हटा दोगे, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, तब आपका लिंक रिएक्शन बनने वाला NaDH2 का क्या काम, कोई फायदा ही नहीं, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हिल जाएगा, डगमगा जाएगा, ठीक है, सही से नहीं चलेगा। सही से नहीं चलेगा तो आपका ETS से ATP भी सिंथेसाइज नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगा, तो उस एनर्जी को आप मेटाबॉलिज्म में यूज कैसे करोगे, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं जिसके लिए एनर्जी की जरूरत है। अब एनर्जी नहीं मिलेगा हमारे बॉडी को, ATP नहीं मिलेगा, तो हमारा बॉडी कैसे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करेगा हमारा बॉडी, तो हम लिविंग स्टेट से डेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, यानी जिंदा से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी है। ये जो हम लेते हैं ये तो हमारा पूरा ब्रीदिंग सिस्टम है।
लंग्स में आया, फिर वहाँ से वो ब्लड में गया, ब्लड से सारे सेल में वो ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो ब्रीदिंग था, ब्रीदिंग सिस्टम था। लेकिन रेस्पिरेशन सिस्टम ये है, ये देखो, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का काम यहाँ आ रहा है, ये है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन, ये तो ब्रीदिंग है, सांस ले रहे, ऑक्सीजन लंग्स में आ रहा है, लंग्स में ब्लड में जा रहा है, ब्लड से हार्ट में जा रहा है, और वो जो हार्ट है उस ऑक्सीजन को थ्रू ब्लड शरीर के हर एक सेल में पहुंचा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन का काम क्या है, यहाँ पे काम है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ पे लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल में नहीं, ईटीएस में देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का काम आ रहा है। अब अगर तुम ईटीएस को ही गड़बड़ा दोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन को अगर आपने ब्लॉक कर दिया, ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को आपने ब्लॉक कर दिया तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि सर आपने तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोला, ऑक्सीजन का काम आता है, आपने लिंक रिएक्शन पढ़ाया, वहां पे आपने ऑक्सीजन का कोई काम नहीं बताया, आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा दिया, बोला क्रेब्स साइकिल इज द मेन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और क्रेब्स साइकिल पढ़ाते समय भी आपने ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया। लेकिन अब मैं ऑक्सीजन का नाम ले रहा हूँ, ये रहा, इसीलिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, समझे। ठीक है, देखिए अब एक और काम है यहाँ पे, देखिए ना आप, ये जो लिंक रिएक्शन में जो और क्रेब्स साइकिल में जो NADH2 बनता है, राइट, NADH2 बनता है, ये देखिए ना, NAD प्लस के साथ जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराते हैं ना क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन के समय, तो हाइड्रोजन रिलीज होता है, उसको एक्सेप्ट कौन करता है, NAD प्लस, और हमें मिल जाता है NADH2। ठीक, अब यही NADH2 में से वापस H2 निकल जाता है और हमें मिलता है NAD प्लस। ठीक है, और ये H2 निकल जाता है, और यही H2 फिर आगे जाके कहाँ ETS में काम आता है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये जो NAD प्लस निकला था, ये वापस कहाँ चला जाएगा, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में, और इस NAD प्लस से वापस से हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच होगा, जब क्रेब्स साइकिल के समय ऑक्सीडेशन होगा, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये जो NAD प्लस है ना आपका, ये वापस चला जाएगा लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में। फिर लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल में NAD प्लस गया है, ठीक है, आपको पता है अब क्रेब्स साइकिल के समय ऑक्सीडेशन होता है, वापस से हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, वही जाके जुड़ेगा NAD प्लस के साथ, और हमें फिर NADH2 मिलेगा। फिर NADH2 में से हम H2 को निकालेंगे बाहर, फिर NAD प्लस, ये वापस लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, और NAD प्लस जो है, और ये जो H2 निकला था उसका प्रोटॉन चला जाएगा PMS में, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ETS में। सब कनेक्टेड, सब पैटर्न है, आपको बस दिमाग खोल के रखना है और अच्छे से सुनना है, समझना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी। अभी तक कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं पढ़ाया, सब सिंपल है, ध्यान से सुनो, हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल और ETS आपस में इस तरीके से रिलेटेड है। मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं हूं कि आपको लिंक रिएक्शन अलग से पढ़ा दूंगा, क्रेब्स साइकिल अलग से पढ़ा दूंगा, ETS अलग से पढ़ा दूंगा, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैंने आपको एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ये चलते हैं, लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल ETS कैसे आपस में रिलेटेड है, कैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहे हैं। तो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया, एक समझ आपके दिमाग में बना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ETS। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय बहुत सारे कंपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ETS एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ETS, बहुत सारे कंपोनेंट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग ETS। हम सबकी डिटेलिंग अच्छे से करेंगे। ये देखिए आपके सामने ये सब कुछ दिया हुआ है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और बहुत सारे कंपोनेंट है। 5 कॉम्प्लेक्स देखो, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 जो है ये ETS के समय काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको एक चीज अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ETS जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको या तो NADH2 चलाता है या FADH2 चलाता है, या तो वो NADH2 से चलेगा या FADH2 से चलेगा। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट्स है वो है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN और आयरन सल्फर प्रोटीन, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है ड्यूरिंग ETS। तो 5 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS।
पहला कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स। इसके कंपोनेंट कौन कौन से FMN है और आयरन सल्फर प्रोटीन है विच एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये सारे कॉम्प्लेक्स काम करते किस तरीके से काम करते हैं, ये सब कंपोनेंट किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं ETS में, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। यहाँ तो मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ ETS समझा रहा हूँ कि क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, पूरा प्रोसीजर पूरा प्रोसेस तो हम आगे जानेंगे। तो धैर्य रखिएगा, जैसे जैसे पढ़ा रहा हो वैसे वैसे पढ़िएगा, ज़्यादा आगे का भी मत सोचिएगा, ठीक है। मेरे साथ चलिएगा, अपने दिमाग को मेरे साथ चलाइएगा, ज़्यादा दूर तक कभी नहीं सोचिएगा, सब कुछ पढ़ाएंगे। फिर आता है कॉम्प्लेक्स 2 जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट है वो है FAD फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और आयरन सल्फर प्रोटीन FES, ठीक। फिर आता है कॉम्प्लेक्स 3 जो कि एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। इसके कंपोनेंट है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड अगेन FES। फिर आता है कॉम्प्लेक्स 4, ये भी एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 दोनों साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 4 में देखो आपको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व है, साइटोक्रोम A, ठीक है, एंड साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर्स, ठीक। कॉम्प्लेक्स 4 के जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इसके कंपोनेंट कौन कौन है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर्स। फिर आता है कॉम्प्लेक्स 5 जिसका नाम ATP सिंथेज, ATPase और ऑक्सीजोम है, ठीक। इनके 3 नाम है, आप कुछ भी बोल लो। इसके कंपोनेंट है F0, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन जो है, और F1 जो कि पेरिफेरल प्रोटीन। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए अगर ETS NADH2 से शुरू हो रहा है, NADH2 से, तो कॉम्प्लेक्स 1 से शुरू होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1। और अगर ETS को शुरू कौन कर रहा है, FADH2, ठीक है, FADH2 से अगर हमारा ETS शुरू हो रहा है तो जो हमारा ETS है वो शुरू होगा कॉम्प्लेक्स 2 से। ये सारे कॉम्प्लेक्स है जो कि इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग ETS। अगर ये ETS NADH2 से शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 1 से शुरू होने वाला है, इन्वॉल्व होगा। और अगर FADH2 इन्वॉल्व है ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को शुरू करने वाला है FADH2, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स 2 से शुरू होगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 को आप ETS का कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स 5 जिसके कंपोनेंट है F0 और F1, क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये इन्वॉल्व होते हैं ATP सिंथेसिस में। जब प्रोटॉन पंप करते हैं हम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जब वापस से प्रोटॉन को भेजते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ते समय, तो जो प्रोटॉन जाता है H+ जाता है वो F0 से निकलता है और F1 एक्टिवेट होता है, ठीक है, और क्या होता है ATP को सिंथेसाइज कर देता है F1, ATP का सिंथेसिस हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन जाता है F0 से, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 को तो हम बोलते हैं कि ये 4 कॉम्प्लेक्स जो है वो ETS का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS। लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 को हम ETS का पार्ट नहीं बोलते। पढ़ते हम जरूर कॉम्प्लेक्स 5 को ETS में, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 काम करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स 5 भी काम करेगा, क्योंकि लास्ट में सारे कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा 1, 2, 3, 4 से, और कॉम्प्लेक्स 5 जो है यानी कि F0 और F1 यहाँ से प्रोटॉन पास होगा, प्रोटॉन जाएगा F0 से, और F1 पे क्या होगा, F1 एक्टिवेट होगा और क्या हो जाएगा, ATP सिंथेसिस हो जाएगा। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू, प्रोटॉन का होता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स 5 को हम ETS का कंपोनेंट या ETS का कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते हैं। ETS का कॉम्प्लेक्स कौन है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर लेकिन अगर ये 1, 2, 3, 4 कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं ना, तो साइमल्टेनियसली कॉम्प्लेक्स 5 भी काम करेगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स 5 को हम ETS के अंदर पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन जो मेन जो कॉम्प्लेक्स है ETS के वो है 1, 2, 3, 4। अगर ये 1, 2, 3, 4 कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स 5 भी करने वाला है। लेकिन कोई पूछे आपसे जो मेन द इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व्ड जो कि इन्वॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। इन्वॉल्व तो 5 भी है, 5 भी इन्वॉल्व है, लेकिन कंपोनेंट कौन है ETS के, सॉरी कॉम्प्लेक्स कौन है ETS के, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4। मैंने इसीलिए अलग से 1, 2, 3, 4 को हाईलाइट किया है येलो से, और ब्लू से कॉम्प्लेक्स 5 को किया। कॉम्प्लेक्स 5 इज नॉट अ पार्ट ऑफ
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑल्दो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स 5 पे क्या होता है, प्रोटॉन जाता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है, और हमें ईटीएस में क्या कराना है, एटीपी का सिंथेसिस कराना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू ना किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन जो है F0 से निकलता है और F1 पे एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 आर द मेन कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीएस, क्योंकि इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, और ईटीएस का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे NaDH2 है हमारा। अगर ETS जो है वो NaDH2 से शुरू हुआ है, NaDH2 से, तो ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व होगा और फिर सीधा कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 इन्वॉल्व होगा। कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं होगा अगर ETS NaDH2 से शुरू हुआ है। NaDH2 से शुरू होगा, कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व होगा, उसके बाद सीधा कॉम्प्लेक्स 3, देन कॉम्प्लेक्स 4। लेकिन अगर यही ETS, ठीक है, यही ETS अगर FADH2 से शुरू हुआ है, FADH2 ने शुरू किया, ठीक है, FADH2 के हाइड्रोजन से, ऑलराइट, तो कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व होगा, ठीक है, फिर अगेन कॉम्प्लेक्स 3 इन्वॉल्व होगा और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स 4 इन्वॉल्व होगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 जो है ये तो कॉमन है, ठीक है, NaDH2 से शुरू हो या FADH2 से शुरू हो ETS, कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 तो दोनों में काम कर रहा है। लेकिन अगर NaDH2 से ETS शुरू हो रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्स 2 काम नहीं कर रहा है, और अगर FADH2 से शुरू हो रहा है ना ETS, तो कॉम्प्लेक्स 1 काम नहीं कर रहा। समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना, वापस से बोल देता हूँ। NaDH2 से अगर शुरू होता है हमारा ETS, तो कॉम्प्लेक्स 1 काम करने वाला है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। NaDH2 के लिए कॉम्प्लेक्स 1 काम करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 काम करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 काम करेगा। लेकिन अगर FADH2 से शुरू हो रहा है ETS, तो कॉम्प्लेक्स 2 काम करेगा, 1 नहीं, ठीक है, 2 काम करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 काम करेगा और कॉम्प्लेक्स 4 काम करेगा। तो 3 एंड 4 तो देखो दोनों में कॉमन है, NaDH2 से शुरू हो या FADH2 से शुरू हो ETS। लेकिन अगर NaDH2 से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 1 काम करने वाला है, और FADH2 से अगर हमारा ETS शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 2 काम करने वाला है। 3 एंड 4 तो दोनों में ही काम करेगा, 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्स कॉमन है, ठीक। और साइमल्टेनियसली कॉम्प्लेक्स 5 तो लास्ट में काम करेगा ही एटीपी सिंथेसिस के समय, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स 5, बट कॉम्प्लेक्स 5 को हम ETS का पार्ट नहीं बोलते। ETS का पार्ट जो है वो ये 4 कॉम्प्लेक्स है। अगर ये 4 कॉम्प्लेक्स काम करेंगे तब साइमल्टेनियसली कॉम्प्लेक्स 5 भी काम करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स 5 को भी, ऑलराइट, बट कॉम्प्लेक्स 5 को हम ETS का पार्ट नहीं बोलते। अब एक और चीज, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस सुना सुना लग रहा है, राइट, सुना सुना लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों सुना सुना लग रहा है, सुनो अच्छे से। ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, एक एंजाइम जो आप क्रेब्स साइकिल जब आपने पढ़ा था तब ये एक नाम आया था, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। याद कीजिए, क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट थे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चल रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लेकिन क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन याद करो, जब हम सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बना रहे थे, तो ये जो रिएक्शन था ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा था, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा था। ये भी रिएक्शन क्रेब्स साइकिल का ही रिएक्शन है। क्रेब्स साइकिल के सारे रिएक्शन कहाँ हो रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट थे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लेकिन क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन याद करो कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। कौन सा रिएक्शन, जब सक्सिनिक एसिड से आप फ्यूमरिक एसिड बना रहे थे। क्यों, क्योंकि सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनाने के समय एक एंजाइम काम करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, और उस समय FADH2 भी बन रहा था, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए क्रेब्स साइकिल का जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा था सक्सिनिक टू फ्यूमरिक एसिड, ये कहाँ हो रहा था, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप सोच रहे हो क्या वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस और ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस अलग अलग है, नहीं, एक ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसीलिए एक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस प्रेजेंट कहाँ होता है, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए तो ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस
जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो ईटीएस भी हमारा कहाँ होता है, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। समझे? चलिए, तो यहीं पे मुझे आपको कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस के बारे में समझाना था। अगेन मैं आगे एक चीज बता देता हूँ, टोटल 4 कॉम्प्लेक्स है जो कि ईटीएस का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 5 कब काम करेगा, जब ये 4 कॉम्प्लेक्स आपस में काम करते हैं तब। ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय काम आते हैं। ठीक है, किस तरीके से काम आते हैं हम जब ईटीएस डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो हम डिस्कस करेंगे। फिर बहुत सारे कंपोनेंट है। NaDH2 से अगर ईटीएस शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 इन्वॉल्व होगा। FADH2 से अगर ईटीएस शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 इन्वॉल्व होगा। 3 और 4 तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 दोनों के लिए कॉमन है। FADH2 और NaDH2 दोनों के लिए कॉमन है, राइट। और NaDH2 जब ये इन्वॉल्व होता है ईटीएस में तो ईटीएस किससे शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स 1 से। और FADH2 जब चलाता है ईटीएस को तो जो ईटीएस है वो किससे शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स 2 से। ऑलराइट। फिर मैंने आपको सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस के बारे में एक ट्विस्ट बताया जो क्रेब्स साइकिल के समय आपने पढ़ा था। सक्सिनिक एसिड टू फेमरिक एसिड, उसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस काम आता है एंजाइम, कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो जो पर्टिकुलर रिएक्शन है सक्सिनिक एसिड टू फेमरिक एसिड क्रेब्स साइकिल का, वो भी कहाँ चलता है, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस प्रेजेंट है, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे भी आपका ईटीएस चल रहा है। ठीक है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस ईटीएस वाला और क्रेब्स साइकिल वाला क्या अलग अलग है, नहीं, दोनों एक ही है। दोनों ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ही हो रहा है। ठीक है, ईटीएस भी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे हो रहा है, और क्रेब्स साइकिल का वो पर्टिकुलर रिएक्शन भी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ही हो रहा था। कौन सा, सक्सिनिक एसिड टू फेमरिक एसिड। ठीक, कॉम्प्लेक्स 5 को हम ईटीएस का पार्ट नहीं बोलते, ईटीएस का कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। ईटीएस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना। कॉम्प्लेक्स 5 में क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोटॉन जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ता हुआ मैट्रिक्स के अंदर जाता है, इनर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स के अंदर, जो पीएमएस से मैट्रिक्स के अंदर जो F0 है, ठीक है, उसके थ्रू प्रोटॉन जाता है। अभी आपने देखा था ना माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। और F1 प्रोटीन एक्टिवेट होता है और उस पर एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस देखा। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये चीज देखो, मैं आपको एक छोटा सा झलक दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस चीज को देख के घबराना नहीं, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बस एक छोटा सा चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ना, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। ये समझ लो, ये बहुत सारे इनफोल्डिंग्स, क्रिस्टी, ठीक है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा ब्लू वाला इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ तो पीएमएस है, इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पीएमएस है, और अंदर की तरफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अंदर की तरफ यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बना दिया। ऑलराइट, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका मैट्रिक्स, यहाँ पे पीएमएस, और ये बीच में इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे ही क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या इन्वॉल्व है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्पोनेंट्स। कितने कॉम्प्लेक्सेस, तो आप बोलोगे 5 इन्वॉल्व है। 5 इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स कौन कौन से, तो सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्स, 1 2 4, 1 2 3 4। लेकिन इन्वॉल्व कितने होते हैं, 5, क्योंकि जब 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं तो पांचवा वाला साइमल्टेनियसली काम करता है। तो कॉम्प्लेक्स जो है ईटीएस के जो कॉम्प्लेक्स है कौन कौन है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स 1 जिससे हम याद करो क्या कह रहे थे, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 हमारा साइटोक्रोम सी, क्या था, साइटोक्रोम सी रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम सी रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या था, साइटोक्रोम सी रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। और फिर हमारा आया कॉम्प्लेक्स 2 जिसका नाम क्या था, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स 4 जिसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स 5 जो कि ईटीएस का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन ईटीएस का कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इन्वॉल्व होता है ईटीएस के समय। ठीक है, क्या नाम यहाँ पे, इसका क्या नाम था, एटीपीएस या ऑक्सीजोम कह लो आप, एटीपीएस या ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस पे इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स जो है अरेंज्ड होते हैं, और इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ईटीएस चलता है, और एटीपी सिंथेसाइज होता है। कहाँ पे होता है, कॉम्प्लेक्स 5 पे, जिसे हम एटीपीएस या ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। जब प्रोटॉन जो है वो जाता है F0 के थ्रू, और F1 पे एटीपी सिंथेसिस हो जाता है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है,
किस तरीके से जो NaDH2 से जो हाइड्रोजन निकला था, प्रोटॉन तो PMS में चला गया था और इलेक्ट्रॉन जो था हाइड्रोजन का वो ETS चलाया था, किस तरीके से चलाया था वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको पता है NaDH2 से अगर ETS शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 1 से शुरू होगा, और FADH2 से अगर शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 2 से शुरू होगा। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये लेक्चर अभी के लिए होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम ETS को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर।